गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में बच्चों हम संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और चर्चित और गतिशील डायनामिक अनुच्छेद 21 के बारे में चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21 के जितना का अर्थ को इंटरप्रिटेशन करने में सुप्रीम कोर्ट ने उदारता बरती है, उतनी किसी और अनुच्छेद में शायद नहीं बरती होगी। बहुत सी लंबी व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने इसकी, हर मामले में लिबरल व्याख्या की है। और मानवाधिकारों की सूची में जो अधिकार शामिल थे हैं और जो हमारे संविधान में शामिल नहीं थे, उनको भी अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान में सम्मिलित कर दिया है। तो अनुच्छेद 21 क्या कहता है, तो ये जानते हैं। तो अनुच्छेद 21 की जो संविधान में भाषा कही गई है वो ये है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण लाइफ या दैहिक स्वतंत्रता पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश बाय लॉ के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की जान या मृत्युदंड विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही राज्य ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर दो शब्द इंपॉर्टेंट है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो पॉलिटी में दो शब्द है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और यथोचित विधि प्रक्रिया। तो इन दोनों में एक फर्क होता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि ब्रिटेन से ये व्यवस्था संबंधित है वैसे तो, और ब्रिटेन में जैसे कि मैंने बताया था कि संसद सर्वोच्च है और संसद के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उनका औचित्य का निर्धारण करने की शक्ति वहाँ के न्यायपालिका को नहीं है। तो अगर संसद अपने बहुमत से कोई ऐसी विधि पारित कर दे जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से वंचित किया जाएगा, तो वह विधि अंतिम होगी। उसके औचित्य अनिश्चित्य का निर्धारण कोई और बॉडी या न्यायालय नहीं करेगा। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है उससे एक बात स्पष्ट है कि यदि विधि के अनुसार कोई प्रक्रिया निश्चित की गई है और तो उस प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तियों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन में जो नागरिकों के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कार्यपालिका के विरुद्ध ही प्राप्त है, विधायिका के विरुद्ध नहीं है। मतलब सरकार नहीं कर सकती पर संसद ऐसा कानून बना सकती है। अब दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया ये व्यवस्था अमेरिका में प्रचलित है और वहाँ पर ये संविधान में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति यथोचित विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट है और जो कानून की व्याख्या अपने हिसाब से करता है, तो उसने बोला कि जो ये वाक्यांश है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित विधि प्रक्रिया, इसकी व्याख्या प्राकृतिक न्याय के आधार पर की जानी चाहिए। और वो कहता है कि इस यथोचित का अर्थ इतना ही नहीं है कि संसद द्वारा कोई कानून पारित किया जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ ये भी है कि उसे न्याय के सिद्धांतों के अनुसार युक्ति युक्त और उचित भी होना चाहिए। तो इसलिए अमेरिका में अगर कोई विधानमंडल कोई ऐसा कानून बनाता है जो प्राकृतिक न्याय के अनुसार औचित्यपूर्ण नहीं है, तो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो ये दोनों प्रक्रिया है। तो भारत के अंदर क्या समस्या थी कि इन दोनों में से किसको अपनाया जाए, दोनों वाक्यों में किसका प्रयोग करें, इसको लेकर संविधान के प्रारूप में कई बार सब इस पर डिबेट भी हुई थी कि अगर हम यथोचित विधि की प्रक्रिया का अनुसरण करें या नहीं करें। परंतु यथोचित विधि की प्रक्रिया का अनुसरण को लेकर संविधान सभा सहज नहीं थी। उसको खतरा था कि इस शब्दावली की व्याख्या पर कई विवाद हो सकते हैं और
संविधान सभा कोई विवादों की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहती थी और उसके ये भी चिंता थी कि इस यथोचित विधि प्रक्रिया के कारण व्यक्ति के अधिकार क्या हो जाएंगे, असीमित हो जाएंगे और संसद की शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि राष्ट्र एकता व अखंडता की रक्षा के लिए अगर वो व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को सीमित करना जरूरी समझे तो भी वे ऐसा नहीं कर सकेगी। तो भारत में क्या राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी उस टाइम 1950 के टाइम, और राष्ट्र को तोड़ने वाली जटिल स्थितियां बार बार उभर सकती थी। इसलिए संविधान सभा ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद लास्ट में क्या किया, यथोचित विधि की प्रक्रिया को हटाकर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया। तो इसका सीधा सा मतलब यही था कि संविधान सभा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में न्यायपालिका को सिर्फ यह शक्ति देना चाहती थी कि वह सरकार द्वारा पारित किए गए आदेशों में सिर्फ ये निरीक्षण करे कि इसमें संसद द्वारा पारित विधि प्रक्रिया के अनुरूप बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। उसका विधि की कंटेंट और उद्देश्य पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप विचार नहीं करना चाहिए न्यायपालिका को। मूल संविधान में यही जोड़ा गया था। और पर संविधान लागू होने के बाद इस वाक्यांश को अगर हम समझे तो इसके दो चरण है। पहला चरण था 1975 तक का और दूसरा इसके बाद का। 1975 तक तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ब्रिटिश का ढांचा था उससे कोई मान्यता प्रदान की और स्वयं को पुनरावलोकन करने से रोका। परंतु 1975 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार ने जिस तरीके से आपातकाल की घोषणा की और व्यक्तियों को उनके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया, तो उसने सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया। और इसका पहला और महत्वपूर्ण उदाहरण हमें देखने को मिलता है मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला 1978, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का जो सेंटेंस है उसको यथोचित विधि प्रक्रिया का समानार्थक घोषित कर दिया और यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय व्यक्तियों की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधियों की संवैधानिकता पर विचार कर सकता है और अगर यह विधि युक्तियुक्त नहीं है तो उसे खारिज भी कर सकता है। तो तब से लेकर आज तक क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का यही व्यापक अर्थ लिया जाता है। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 21 की विभिन्न व्याख्या क्या क्या है। तो पहले तो इसमें सिर्फ प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, पर जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला आया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले में इसकी व्याख्या अत्यंत व्यापक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बोला कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में सिर्फ जीने का अधिकार ही शामिल नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन जीने का अधिकार शामिल है। डिग्निटी लाइफ, कि व्यक्ति की गरिमा होती है और उसके साथ वो जीवन जिए, उसको व्याख्या करने पर यह अधिकार काफ़ी व्यापक हो गया और उसके द्वारा व्यक्ति को गरिमामय जीवन जीने के लिए क्या क्या स्थितियाँ जरूरी होती है वो सब व्यक्ति को लिए जरूरी है, वो अधिकार है। तो उसमें पहली जो व्याख्या की वो महत्वपूर्ण है। वो पहला का शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। तो अनुच्छेद 21 में दिया गया सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है ये और इसमें व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण के अधिकार में शिक्षा पाने का अधिकार भी निहित है, क्योंकि शिक्षा गरिमामय जीवन की आवश्यक शर्त है। प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान करना राज्य का संवैधानिक उत्तरदायित्व है। तो इस मामले को मुख्यतः तो संविधान में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से आर्टिकल 21 के राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार इसमें जोड़ा गया था। इसमें कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा जिस प्रकार राज्य विधि के अधीन निर्धारित करे। तो इसके बाद क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन आपका संवैधानिक अधिकार बन गया और सरकार ने इसके लिए
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 भी पारित किया। तो इस एक्ट के पारित करने के बाद ये अधिकार आपका वास्तविक अधिकार बन गया। और यदि किसी बच्चे को किसी भी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिले तो वह कोर्ट के माध्यम से अपने इस अधिकार को इन्फोर्समेंट करा सकता है। दूसरा जो मामला था, इसकी व्याख्या है, वो है राइट टू प्राइवेसी, एकांत का अधिकार। एकांत अर्थात प्राइवेसी। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में निहित जो प्राण और जीवन का अधिकार, उसमें राइट टू प्राइवेसी भी शामिल है, क्योंकि मानवोचित गरिमा के साथ जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की प्राइवेसी की जरूरत होती है। और इससे जुड़े कुछ मामले पक्ष थे। पहला पक्ष तो था पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1997 का मामला। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन को टैप करना उसकी प्राइवेसी का अधिकार का उल्लंघन है। और दूसरा ये मामला है कि रात के समय किसी भी व्यक्ति के घर में पुलिस का आना उसकी प्राइवेसी का अधिकार का उल्लंघन है। तो ये भी इसमें शामिल है। तीसरा जो अधिकार था वो था राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने काफ़ी उठा कि अनुच्छेद 21 में जो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, क्या उसमें आजीविका का अधिकार या काम का अधिकार शामिल है या नहीं है। एक बात ध्यान देने वाली है कि संविधान निर्माताओं ने राइट टू वर्क, जो काम का अधिकार है, उसको नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 में रखा है इसको, क्योंकि संविधान निर्माता जानते थे कि राज्य के पास उस टाइम इतने संसाधन नहीं थे कि प्रत्येक व्यक्ति को काम की गारंटी दे सके। तो परंतु कोर्ट्स ने कुछ मामलों में काम के अधिकार से जुड़े कुछ सकारात्मक डिसीजन दिए, जिसमें एक मामला था महत्वपूर्ण, जो था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और ये मामला आया था 1986 में। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि आजीविका का अधिकार प्राण के अधिकार के अंतर्गत समाविष्ट है और ये मूल अधिकार है, परंतु ये एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है। इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो इस मामले में बम्बई के जो फुटपाथ और झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति थे, उनका तर्क था कि उन्हें फुटपाथ, सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर फेरी लगाने का अधिकार मिलना चाहिए। तो न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर व्यापार करने का अधिकार तो स्वीकार नहीं किया, किंतु बम्बई नगर निगम को निर्देश दिया कि वे उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था को सुनिश्चित करें। तो आजीविका का अधिकार। और इसी में एक दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है वो है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ। इस मामले में भी 1981 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि न्यूनतम मजदूरी से कम वेतन दिया जाना अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मनोवोचित गरिमा के साथ जीने का अधिकार का उल्लंघन है। तो न्यूनतम वेतन भी मूल अधिकार है। चौथा जो केस है वो था कि यह क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल आता है। तो प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना गरिमामय जीवन की आवश्यक शर्त है। तो ये भी 21 के तहत प्राण की स्वतंत्रता के लिए एक अनिवार्य पक्ष है। तो इसमें एक मुख्य जो केस था वो था MC मेहता बनाम भारत संघ का केस था, ये 1991 का, पर्यावरण से रिलेटेड। तो इसमें एक प्रार्थी ने PI लगाई और उसके माध्यम से निवेदन किया कि जो दिल्ली में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ प्रदूषण फैलाती है, उसके लिए कोई रोकने के लिए विशेष कदम उठाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस PI को स्वीकार किया और कहा कि दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधानों को कठोरता से लागू करे।
तो इसी आदेश के बाद क्या हुआ कि दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया और उत्सर्जन मानकों को कठोरतापूर्वक लागू करने की प्रक्रिया शुरू हुई। BS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो अभी 6 तक चल रही है। तो इस केस के बाद लागू किया गया। और एक यही सेम केस आया था 1996 में। MC मेहता बनाम भारत संघ, इसी व्यक्ति ने पुनः लगाई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ग्रीन कानूनों, जो पर्यावरण से जुड़े हुए कानून हैं, उसके लिए उच्च न्यायालयों में हरित पीठ की स्थापना की जानी चाहिए, ग्रीन बेंचेज की। और इन पीठों में ऐसे जज होने चाहिए जो पर्यावरण से जुड़े पक्षों को ठीक से जानते हो। तो उसका फायदा ये होगा कि ऐसे मामलों में फैसला जल्दी से जल्दी आएगा और समाज को नुकसान को रोका जा सकेगा। तो पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार भी मूल अधिकारों में शामिल था। नेक्स्ट जो है महत्वपूर्ण अधिकार इसमें वो है कि अभियुक्त और दोष सिद्ध अपराधियों के अधिकार, राइट ऑफ एक्सक्यूज्ड एंड कॉन्विक्टेड पर्सन। तो कोर्ट ने कई मामलों में ये भी बोला कि अभी इनके भी अपराधियों के भी गरिमामय जीवन से जुड़े कई अधिकार होते हैं, जिसमें कई बातें की कि उनको बोला कि इनको अपराधियों को या कैदियों को हथकड़ी तभी लगाई जा सकती है जब उसके भागे जाने का स्पष्ट और वर्तमान खतरा हो। और अगर पुलिस अधिकारी हथकड़ी लगाते हैं तो उन्हें इसके लिए स्पष्ट कारणों का उल्लेख करना होगा। और इसी में बोला कि प्रत्येक अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का मूल अधिकार है, जब तक कि अभियुक्त स्वयं इसके लिए इनकार ना कर दे। तीसरा इसी में शामिल था कि शीघ्र ट्रायल होना भी अभियुक्त का मूल अधिकार है। नेक्स्ट इसमें बोला कि यदि मृत्युदंड प्राप्त कैदी को लंबे समय तक मृत्युदंड नहीं दिया जाए तो वह विलंब उसके गरिमामय जीवन के विरुद्ध है और ऐसा होने पर उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला जाना चाहिए। तो इस प्रकार अभियुक्त के अधिकार भी मूल अधिकारों में शामिल है, कैदी के भी अधिकार होते हैं। नेक्स्ट जो था वो महिलाओं से संबंधित कुछ अधिकार थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि महिलाओं से जुड़े हुए मामलों की व्याख्या, ये आर्टिकल 21 की व्याख्या करते हुए महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने वाले भी कई डिसीजन दिए और इसकी कुछ प्रमुख अधिकार दिए। जो पहला जो मुख्य केस आया था महिलाओं से रिलेटेड वाला सुप्रीम कोर्ट में, वो आज तक का महत्वपूर्ण केस माना जाता है, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 का केस था। यह मामला महिलाओं के अधिकारों की दृष्टि से सर्वाधिक दूरगामी महत्व का माना जाता है। विशाखा नाम का क्या था, एक NGO था जिसने जनहित याचिका के तौर पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा था, क्योंकि उस समय क्या हुआ, राजस्थान में एक सोशल वर्कर का काम करने वाली महिला के साथ बलात्कार की घटना घटी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद निर्धारित केस PIL के बाद कि कामकाजी जो महिलाएं होती हैं उनके साथ कार्यस्थल पर सेक्सुअल हरासमेंट ना हो सके, यौन उत्पीड़न ना हो सके, इसके लिए विधानमंडल को समुचित विधि बनानी चाहिए। और जब तक ऐसी विधि नहीं बनाई जाए तब तक के लिए न्यायालय ने स्वयं इसके लिए कुछ मार्गदर्शन स्पष्ट किए कि यौन उत्पीड़न का अर्थ अत्यंत विस्तृत होता है। इसमें सिर्फ यौन संबंध के लिए प्रस्ताव देना तो शामिल है ही, और यौन संबंधों की छींटाकशी करना, अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील संकेत करना आदि भी यौन उत्पीड़न में शामिल है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मार्गदर्शन दिया वो ये था कि प्रत्येक कार्यालय के प्रमुख के लिए अनिवार्य होगा कि किसी भी महिला कर्मी के द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत किए जाने पर उस पर त्वरित कार्रवाई करें। और तीसरा अधिकार दिया कि यौन उत्पीड़न का शिकार महिलाओं को ये राइट मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपना या जो उत्पीड़न करता है उसका स्थानांतरण करवा सके। तो इससे रिलेटेड बहुत सी बातें इसमें कही थी। महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा का अधिकार भी मूल अधिकारों में शामिल है। दूसरा इसमें एक मामला आया था दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का। इसमें क्या किया, जिस घटना को आधार बनाया गया था वो ये था कि उस टाइम क्या करता थे, झारखंड रांची से दिल्ली आते समय 4 घरेलू महिला श्रमिकों की थी, डोमेस्टिक वर्कर थी।
तो उनको सेना के 7-8 जवानों ने यौन उत्पीड़न में बलात्कार का शिकार बना लिया था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उन महिलाओं को न्याय दिया बल्कि ऐसे सभी मामलों में महिलाओं की क्षतिपूर्ति प्रदान करने और उनके पुनर्वास के संबंध में भी कुछ मार्गदर्शन को निर्धारित किया, जैसे कि यौन शोषण की शिकार हर महिला को निःशुल्क विधिक सहायता के तौर पर ऐसा वकील दिया जाना चाहिए जो क्रिमिनल लॉ को भली भांति जानता हो, और जब तक वह महिला पुलिस थाने में हो उसका वकील उस समय उपस्थित होना चाहिए ताकि महिला को भयमुक्त वातावरण मिल सके। और बलात्कार से पीड़ित महिलाओं की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए, और अपराधी चाहे दोष सिद्ध हो या नहीं हो, बलात्कार की शिकार महिला को क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। और इसी तरीके से काफ़ी मामलों में इसको महिलाओं से संबंधित गरिमामय जीवन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत विस्तृत व्याख्या की थी। नेक्स्ट जो था वो प्राण और देह स्वतंत्रता में कुछ अन्य अधिकार भी निहित है, जिसको हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा। पहला जो अधिकार था वो था राइट टू फूड, तो ये भी एक गरिमामय जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा अधिकार था वो राइट टू शेल्टर या आश्रय पाने का अधिकार। तो इसमें राज्य का दायित्व है कि प्रत्येक गरीब लोगों को आश्रय की सुविधा प्रदान करे। आश्रय का सिर्फ छत मुहैया कराना ही नहीं होता है, उसका अर्थ होता है कि ऐसा घर उपलब्ध कराना जिसमें वायु, जल, पर्याप्त धूप और प्रकाश जैसी सुविधाएं भी हो। तीसरा था स्वास्थ्य का अधिकार और चिकित्सा पाने का अधिकार। नेक्स्ट बिजली पाने का अधिकार, सुरक्षित यात्रा का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, और जो लास्ट में है वो है नींद का अधिकार, राइट टू स्लीप। ये भी आपका मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया। तो काफ़ी रोचक अधिकार है ये, और इसमें आपको काफ़ी विस्तृत व्याख्या भी सुप्रीम कोर्ट ने की। इस पर अलग से पूरा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल प्राण और देह स्वतंत्रता में शामिल अधिकारों की सुप्रीम कोर्ट ने भिन्न भिन्न समय पर व्याख्याएं की है, और जिससे इसका अर्थ काफ़ी व्यापक हो गया, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप ये सब बातें लिखोगे, ये अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल किया और पर्टिकुलर किन केसों के माध्यम से किया, तो उससे आपके नंबर ज़्यादा इनरिच होंगे। अब हम देखते हैं कि आपातकाल की जब घोषणा होती है तो अनुच्छेद 21 की क्या स्थिति रहती है। इसमें भी राष्ट्रपति को एक पावर दी गई है हमारे देश में कि अनुच्छेद 352 के तहत जब युद्ध या बाह्य आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है, तो आर्टिकल 359 के अंतर्गत एक विशेष आदेश निकालता है। जब आर्टिकल 19 को निलंबित करना हो तो 358 के तहत आदेश निकलता है, और 21 को करना हो तो 359 के तहत निकालना पड़ता है। 19 को स्वतः निलंबित हो जाता है जब 352 लागू होता है तो 359 के तहत एक विशेष आदेश निकालता है, और उसमें वो जिन मूल अधिकारों को उचित समझे उनको न्यायालय में इन्फोर्समेंट करने का अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो अनुच्छेद 21 को भी इसका आधार पर निलंबित किया जा सकता है। इसको पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध में निलंबित किया गया, दूसरी बार 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में निलंबित किया गया। तब तक तो कोई बात नहीं थी, परंतु तीसरी बार जब आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई तो फिर भी इसको निलंबित किया गया। तो इसके बाद क्या हुआ कि जिस टाइम लोगों को उत्पीड़न हुआ आपातकाल के टाइम आंतरिक अशांति के आधार पर, तो उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार थी विपक्ष में उस टाइम, जिसने नेताओं ने काफ़ी प्रताड़ना झेली थी, उन्होंने उस 77 के चुनाव में एक घोषणा की कि अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो प्राण और देह स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाएंगे। तो फिर इसी सरकार के प्रयासों से 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया गया, जिसमें 359 में संशोधन करके ये बात लिखी गई कि अनुच्छेद 20 और 21 के अधिकारों को राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकता। तो आज तक की ये स्थिति है कि अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी स्थिति में राज्य आपसे नहीं छीन सकता, प्राण नहीं ले सकता राज्य आपको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना। तो ये आर्टिकल 21 का हमने आज का अध्ययन किया। अब 22 को थोड़ा देख लेते। 22 ज़्यादा बड़ा नहीं है, 21 ज़्यादा विस्तृत था, तो इसके टाइम लगा हमें। अनुच्छेद 22 की हेडिंग क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज।
अगर हम इसको थोड़ा गहराई से देखें तो ये दोनों एक दूसरे पर जुड़े हुए हैं, अनुच्छेद 21 और 22। क्योंकि अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्राण और देह स्वतंत्रता की गारंटी देता है और प्रावधान करता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 22 क्या बात करता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध डिटेन किया जाता है जो कि उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करना ही है। अगर गिरफ्तार करते तो उसकी पर्सनल लिबर्टी से वंचित करना है, तो विधानमंडल द्वारा इस संबंध में बनाई गई प्रक्रिया विधि में कौन कौन सी शर्तों का होना जरूरी है। मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 22 अपने आप में संपूर्ण नहीं है, वह अनुच्छेद 21 का पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, तो इन दोनों को एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है। वस्तुतः क्या होता है कि आपको एक चीज़ है कि दो वर्ड है गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, अरेस्ट। गिरफ्तारी और निरुद्ध एक ही चीज़ है, डिटेन, इंग्लिश निरुद्ध को बोलते हैं डिटेंशन। तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होता है कि दंडात्मक निरोध और दूसरा होता है निवारक निरोध। दंडात्मक निरोध या गिरफ्तारी क्यों की जाती है कि किसी व्यक्ति पर कोई अपराध करने का संदेह है या उस पर अपराध सिद्ध हो गया है तो उसे कारावास में रखने के लिए जरूरी है। दूसरा है निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं जिसको, प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव डिटेंशन ये थोड़ा अलग है। इसमें क्या किया जाता है कि किसी अनुचित कार्य को किए जाने के कारण व्यक्ति को निरुद्ध नहीं किया जाता, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वे कोई अनुचित कार्य कर नहीं सके, अपराध करने से पहले उसको रोका जाता है। और जिस व्यक्ति के संबंध में ये संभावना होती है कि वे कानून व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई अपराध कर सकता है, तो उसे वह अपराध करने से पहले ही डिटेन कर लिया जाता है। तो ये निवारक निरोध है। जिस व्यक्ति के संबंध में संभावना होती है कि वह कानून व्यवस्था को क्षति पहुंचा सकता है, तो उसे अपराध करने से पहले ही निरुद्ध कर लेना निवारक निरोध है। इस आर्टिकल के तहत 7 उपखंड है, 22(1) से 7 तक, जिसमें 22(1) और 2 के संबंध में तो जनरल गिरफ्तारी या दंडात्मक निरोध जो अपराध करने के बाद आपको गिरफ्तार किया जाता है उससे रिलेटेड है, और 22(4) से 7 तक निवारक निरोध जो संभावना के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जाता है उससे रिलेटेड है। तो पहला हम देखते हैं 22(1), 2 और 3 में क्या क्या किन विधि के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी के तहत जो संरक्षण मिलता है उससे रिलेटेड आता है। तो अगर सामान्य दंड विधि के दिन गिरफ्तार किया जाता है तो आपको क्या क्या अधिकार है। पहला अधिकार है अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। आप पूछो भाई हम मुझे क्यों गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार कर भी लिया तो अपने पसंद के वकील को सामने अपना मामला प्रस्तुत कराने का अधिकार कि मैं इस वकील को अपना पक्ष रखने के लिए नियुक्त करता हूँ। और तीसरा है कि आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंतर कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के समक्ष। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए कि बहुत से व्यक्तियों को कानून की जानकारी नहीं होने के कारण पुलिस के मनमाने व्यवहार से परेशानी उठानी पड़ती, तो उसने कुछ ऐतिहासिक निर्णयों में गिरफ्तारी के संबंध में काफ़ी विस्तृत मार्गदर्शन को स्पष्ट किया है, जिसमें से एक दो चीज़ें हम देखते हैं कि क्या क्या है। तो इसमें यह लिखा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं गिरफ्तार किया जाएगा कि पुलिस अधिकारी को उसके अपराध में सहयोगी होने की आशंका है, जब तक उसके विरुद्ध प्राथमिक जांच के आधार पर संदेह के पर्याप्त कानून मौजूद न हो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा है कि गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकार है कि यदि वह निवेदन करे तो उसके द्वारा बताए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी की सूचना जल्द से जल्द दी जानी चाहिए। तीसरा है कि पुलिस डायरी में यह एंट्री करना जरूरी है कि गिरफ्तारी की सूचना किस व्यक्ति को दी गई है। और गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नज़दीक के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अभियुक्त को अधिकतम 15 दिनों की अवधि के लिए पुलिस की न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश दे सकता है। और 15 दिन से आगे बढ़ता है तो उस व्यक्ति को सिर्फ जुडिशियल कस्टडी में ही रखा जाएगा, पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो इससे संबंधित काफ़ी व्यापक व्याख्या की है, पर एक बात ध्यान देने वाली है कि इसके जो 22(3) है 1 और 2 में अधिकार दिए गए, पर 22(3) में क्या दो अपवाद दिए गए हैं 21, 22(1) और 2 में। और इसमें बताया गया है कि
ये अधिकार किन लोगों को उपलब्ध नहीं होंगे। 22(3) में ये बताया गया कि जो ये अधिकार हमने ऊपर पढ़े, कारण जानने का अधिकार, वकील करने का अधिकार, मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे में हाजिर करने का अधिकार, ये किन किन को उपलब्ध नहीं होंगे, ये इसकी व्याख्या 22(3) में की गई है। तो वो दो प्रकार के व्यक्ति है। पहला तो है शत्रु देशों के व्यक्तियों को। हर देश में क्या होता है, हमारे देश में जो शत्रु सूची बनती है उसमें उस देश के अगर कोई नागरिक है तो उनको ये अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। और दूसरा है, यदि उस समय निवारक निरोध अधिनियम की कोई विधि लागू हो और उस किसी व्यक्ति को उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, जैसे कि पोटा एक्ट है, हम आगे इसका विस्तार से पढ़ेंगे। अगर इसके अंतर्गत किसी को गिरफ्तार किया तो उस पर ये लागू नहीं होंगे निवारक निरोध के। अब जो 22(4) से 7 तक है निवारक निरोध से संबंधित, तो ये भारत के संविधान में सर्वाधिक विवादास्पद हिस्सों में से एक है। सामान्यतः क्या माना जाता है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में निवारक निरोध की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, और यदि उसे रखना जरूरी हो तो भी सिर्फ उसे आपातकाल तक सीमित रखना चाहिए। शांति काल में ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पर भारतीय संविधान में जब हमारा संविधान बन रहा था तो जिस टाइम हमारे देश की स्थिति थी, दंगे थे, देश का विभाजन था, विध्वंसक गतिविधियाँ चल रही थी, तो उसके रक्षा उपाय के लिए ये जरूरी था कि राज्य को ऐसी शक्तियाँ दी जाए कि वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ा सके और देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित कर सके। तो इसके लिए 22, परंतु फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये भी संविधान सभा में डिबेट थे कि इनको भी एब्सोल्यूट नहीं देना चाहिए राज्य को कि इसका दुरुपयोग कर सके, तो इसके लिए इनके रक्षा उपाय के उपाय भी करने चाहिए। तो वो 22(4) से 7 तक दिए गए हैं। तो इनमें ये कहा गया है कि 22(4) से 7 तक ये बताइए कि निवारक निरोध में गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे। तो पहला अधिकार तो है निरोध का सलाहकार बोर्ड द्वारा पुनरावलोकन, एडवाइजरी बोर्ड। अगर किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का दिन 3 महीने से ज़्यादा डिटेन किया जाता है तो वो तभी किया जा सकता है यदि सलाहकार बोर्ड इन 3 महीनों की समाप्ति से पहले अपनी रिपोर्ट दे या अपनी राय में निरोध के कारण दे। और ये सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के वर्तमान या रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का जज बन सकने वाले को योग्यता वाले व्यक्ति को मिलकर ही बनेगा। तो मूल संविधान में यह था, पर 44 संशोधन 1978 के द्वारा इसमें कुछ चेंजेस किया गया। तो इसके माध्यम से क्या किया गया कि निवारक निरोध की अधिकतम अवधि को 3 महीने से घटाकर 2 महीने कर दिया। पर ये लागू नहीं हो पाया। तो अभी ये स्थिति यही है कि 3 महीने से अधिक आपको तभी डिटेन किया जा सकता है जब सलाहकार बोर्ड, जिसमें हाई कोर्ट के जज की योग्यता वाले व्यक्ति होंगे 3, वो अगर ये अनुशंसा कर दे। दूसरा है गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। ये 22(5) में कहा गया है कि डिटेन व्यक्ति को ये अधिकार दिया गया है कि निवारक निरोध का आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को ये निर्देश है इसमें कि निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र वे आधार भेजे जिसके आधार पर उसे निरुद्ध किया गया है। उसको ये आधार बताना चाहिए कि इस आधार पर आपको निरुद्ध किया गया। तीसरा है प्रेजेंटेशन देने का अधिकार। 22(5) के अंतर्गत दिया गया। इसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि निरुद्ध व्यक्ति को अपने निरुद्ध आदेश के विरुद्ध प्रेजेंटेशन देने के लिए जितना जल्द हो सके उतना जल्दी अवसर दिया जाएगा। तो इसमें यह भी निर्धारित है कि प्रेजेंटेशन पर शीघ्रतम विचार किया जाना चाहिए और न्यायालय ने यह बोला कि इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। अगर विलंब करते हैं तो हम उस विधि को अवैध घोषित कर सकते हैं। तो ये निवारक निरोध से संबंधित था। अब इससे संबंधित विस्तृत कानून है। निवारक निरोध से संबंधित आज तक कई कानून बनाए कि इनके आधार पर, तो उसमें ये आप जो देख पा रहे हैं, पहला जो मुख्य कानून था वो था निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950। दूसरा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, मीजा जिसको बोलते हैं। तीसरा कोप्पा पोसा था। चोर बाजारी निवारक और वस्तु प्रदाय अधिनियम था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो अभी भी लागू है हमारे देश में, रासुका नाम से प्रस्तुत है, ये फेमस है। छठा जो था वो था टाडा था, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1987। फिर 2002 में पोटा आया,
प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, और अंतिम जो कानून था वो था गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम 2008। तो ये कानून, इन कानून के आधार पर क्या करता है राज्य, आपको इनमें विस्तार से लिखा गया है कि ये 2008 में क्या हुआ, मुंबई अटैक के बाद इस हमले से सबक लेते हुए कानून को और कठोर बना दिया गया, और वर्तमान में ये द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटेशन एक्ट 2008 के रूप में लागू है हमारे देश में। तो इनके तहत निवारक निरोध में राज्य आपको गिरफ्तार कर सकता है इन आधारों पर। इन जो 8 कानून बताए उसमें से बहुत से कानून अब समाप्त हो चुके हैं। जो मुख्य रूप से है वो एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 लागू है, और दूसरा है वो गैर कानूनी गतिविधियां निवारण संशोधन अधिनियम 2008 है। तो ये हमने 2-3 क्लासों के माध्यम से स्वतंत्रता का अधिकार को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार उसके बारे में जानेंगे, पर ये मुख्य अधिकार जो हमने थे वो 19 और 21 इनकी व्याख्या थी, तो उनको पढ़ा। ये लेक्चर काफ़ी लंबे भी हो गए हमारे, पर कोई बात नहीं, आपकी समझ इससे काफ़ी व्यापक बनेगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।